अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीएच एंटरटेनमेंट। में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दीमक फिल्म और लव गुरु फिल्म दो फिल्में थी जिन्होंने ईद पे बहुत ज्यादा जिनका बज़ था और जिनके हवाले से बहुत ज्यादा बात भी हुई। दीमक फिल्म ने इस हवाले से भी हैरान किया कि सबसे पहले उसकी बिजनेस रिपोर्ट सामने आई और उसने बड़ा फिनोमिनल बिजनेस किया। इसके जो है वो भी अपने रिकॉर्ड कायम कर रही है। आज हमारे साथ सैयद मुराद अली साहब मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं दीमक के। और इनका एक तारफ और भी है, वो ये है कि ये परवीन शाकिर की अकलौती औलाद है, अकलौते बेटे हैं। इनसे एक आध सवाल हम इनकी मदर के हवाले से भी करेंगे। लेकिन दीमक फिल्म का बजट कितना था, दीमक फिल्म बनाने का ख्याल कितना क्यों आया, दीमक फिल्म का बिजनेस कितना हुआ है, क्या वो तवक्कुआत पे पूरा उतरा, ये सारी चीजें हम पूछेंगे। और मेकिंग के दौरान क्या क्या हुआ, क्या वो सेटिस्फाइड है इस वजह से भी। तो हम शुरू करते हैं। मुराद अली भाई, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और दीमक के बारे में बात करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। बस हमें बताइएगा, हम रिवर्स से शुरू करते हैं। रिसेप्शन कैसा मिला है अभी तक, लोगों में कितनी पजीराई है दीमक की? देखिए, आप जैसे आपने कहा कि दीमक मेरी पहली फिल्म थी और आपने पजीराई का लफ्ज छेड़ा। अगर मेरी वालदा बुरा ना मनाए तो उनका मैं एक शेर चोरी करूं कि कौम ने दीमक की खुशबू की तरह पजीराई की। और सच ये है कि लाज रख ली और रुसवाई नहीं हुई। बताइएगा कि अभी मतलब वो खैर आपने एक शेर को कूजे में उसमें एक मसले को बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं क्योंकि आज मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी की है, वो उसमें मुझे बड़ा ऑथेंटिक पता चला कि बिजनेस कैसा है। एक पता चला का, मुझे पता चला कि कितना बिजनेस किया है। लेकिन मैं आपकी जुबानी सुनना चाहूंगा, आपकी बिजनेस। तो देखिए, जाहिर सी बात है, जब पहली बार फिल्म में आप आ रहे हैं और पैसे लगे हुए हैं तो टेंशन तो बहुत होती है कि भी लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे। और जॉनरा भी ऐसा है कि जो कि जो मामूल का नहीं होता है पाकिस्तान में। और हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर भी साथ आया था। तो टेंशन तो बहुत थी। मगर जब हमने कराची में प्रीमियर किया तो जो लोगों ने देखा और तालियां बजाई और फिर इंटरमिशन के बाद वापस भी आए और बाहर जो लोगों ने रिसेप्शन दिया और बहुत खुशी खुशी एक तरह से समझे हॉल में, और हॉल के बाहर की एनर्जी सी थी कि लोगों को वाकई पसंद आया। वरना पसंद नहीं आता तो बात पता चल जाती। तो हमें थोड़ा सा हौसला हुआ कि वाकई अच्छी चीज है, लोगों को पसंद आएगी। और फिर जब ईद के दिन, ईद के अगले 2-3 दिन के जो फिगर्स आए हमारे पास, तो ये बात फिर वैलिडेट हो गई कि वाकई इसमें दम है इस फिल्म में और लोग पसंद कर रहे हैं और आ रहे हैं जानबूझ से देखने के लिए। तो बहुत खुशी हुई। अच्छा मुराद भाई, एक जरा मैं थोड़ा सा, जब आप किसी के साथ प्रीमियर करते हैं उसमें मीडिया के लोग होते हैं, उसमें आपके अपने रिश्तेदार होते हैं, उसमें दोस्त होते हैं, लेकिन जब पब्लिक आती है उसका अपना ही परसेप्शन होता है। तो आपको एक फील आई उस वक्त प्रीमियर के दौरान इनका रद्देमल देख के कि ये बाकी अवाम में पसंद की जाएगी? जी बिल्कुल। मतलब देखिए ना, उस प्रीमियर पे ठीक है, सेलिब्रिटीज भी होते हैं और फैमिली के लोग भी होते हैं। मगर आपकी जो असली दोस्त और फैमिली थे वो आपको बता देते हैं कि फिल्म में जान है या नहीं है। तो इतना तो हमें लगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो है और आवाम को पसंद आएगी। और फिर जब ईद के दिन निकले और फिर मैं, राफे, फैसल कुरैशी, हम सिनेमा के बाहर गए और जब लोग शो से बाहर आ रहे थे देखने के लिए, तो पता चला था वो उनकी एनर्जी अच्छी थी और वो खुशी खुशी बता रहे थे कि हाँ जी, पैसा वसूल हुआ है। तो ये बड़ी खुशी हुई। अच्छा, आपने पैसे वसूल की बात की, थोड़ा सा बताइएगा कि आपका पैसा कितना लगा इसके ऊपर? इसमें तकरीबन 7 करोड़ लगे हैं पैसे फिल्म बनाने में। 7 करोड़ रुपया? और आप है कि अभी तक का जो बिजनेस है वो इतना है, आपका वसूल हो जाएगा? जी देखिए ना, आज आई थिंक आज ही नदीम साहब ने फिगर्स निकाले हैं कि 8.3 करोड़ तो हमारा बिजनेस हो गया है शुरू के 9 दिन में। और अभी तो मेरे ख्याल से एक लफ्ज है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हमने इंशाल्लाह और आगे जाना है। तो उम्मीद है कि इसको और बढ़ता जाए। और उसके अलावा ये तो सिर्फ नेशनल है। अभी इंशाल्लाह इसको हम इंटरनेशनल भी लेके जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि और लोग, पाकिस्तानी कौम हमारी फिल्म को एंजॉय करे और इन्वेस्टमेंट भी वापस फिर आ जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि इस फिल्म के मेकिंग के हवाले से, कास्टिंग के हवाले से बताइएगा कि समीना पीरज़ादा साहबा को कास्ट करना, सोनिया को, फैसल कुरैशी को, ये आपकी कास्टिंग के हवाले से बताइएगा कि क्या जहन में था? तो जब राफे और मैंने स्क्रिप्ट बनाया, वैसे राफे की मैं ये बात बताता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है बैकग्राउंड बताना कि
मेरी वालदा और उसकी वालदा मेहताब राशदी कॉलेज के टाइम से दोस्त थी। तो मैं और राफी भी जी। ऑलमोस्ट हम उम्र हैं। तो समझे कि ये दूसरी नस्ल है जो कि दोस्ती को चला रही है। तो उसको मैं बिल्कुल बचपन से जानता हूँ, तो बिल्कुल 100% ट्रस्ट था उसके अंदर। तो जब मैं फिल्म के चीज में आने का मैंने सोचा और उससे मैंने बात की और हमने सोचा कि हम हॉरर फिल्म बनाएंगे, तो मेरा बस ये था कि भी कोशिश करें कि हम जो पीटीवी के जो गोल्डन ईयर्स थे, जैसे तन्हाइयां, धूप किनारे, उस टाइम के जो लोग थे, उसकी कुछ लोग ले आए तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। तो उसमें एक समीना पीरजादा हैं, जावेद शेख हैं, बुशरा अंसारी हैं। तो मैंने कहा भी इस रोल्स के लिए अगर हम पीटीवी के कुछ लोगों को ले आए तो दैट वुड बी ग्रेट। और जो जो यंगर कैरेक्टर्स हैं वो तुम बेहतर जानते हो कि आजकल मॉडर्न कौन से अच्छे कैरेक्टर्स हैं तुम्हारे ख्याल से बेहतर होंगे। तो फिर उसने ये सोच के फिर काफी कास्टिंग हमने की, पर एंड में फैसल कुरैशी और सोनिया हुसैन पे और हम आमादा हो गए। सबसे पहले समीना पिज़ादा कितनी सेटिस्फाइड है, क्योंकि एक सीनियर आर्टिस्ट जिसका मुझे पता चला आपने किसी एक और इंटरव्यू में पढ़ी, वो कॉन्शियस थी, लाइट अच्छी होनी चाहिए, साउंड अच्छी होनी चाहिए। अब वो इस रिसेप्शन पे और अपनी परफॉर्मेंस पे इसका पूरा जो एक आउटकम निकला, इस पे कितनी सेटिस्फाइड है? देखिए, मैं हाँ उससे पहले मैं बैकग्राउंड बताता हूँ कि जब समीना पीरजादे जी से हम बात कर रहे थे तो उन्हें यही सवाल पूछे थे कि इसकी लाइटिंग कैसी होगी, इसकी डायरेक्शन कौन करेगा, मतलब कैमरा वाली, इसकी जो वीएफएक्स है वो कहाँ पे होगी, इसकी म्यूजिक कैसी होगी। उनको सब कुछ अव्वल तरीन चाहिए था, बिकॉज वो शायद वापस आ रही थी तो वो चाहती थी कि उसमें कोई कमी बेशी ना हो। और मैंने भी जराफे से बात की थी कि भाई हमने जब फिल्म बनानी है तो उसमें कोई कमी बेशी नहीं होगा, कोई दो नंबर काम नहीं होगा, सब कुछ क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। जो मैं और समीना जी, क्योंकि इस बात पे हमारा फिर इत्तेहाद था, तो फिर उन्होंने वो कहानी पढ़ी और मान ली। अब आप अगर फिल्म देखें तो मेरे ख्याल से मतलब सब एक्टर्स ने अच्छा काम किया, मगर सारे ये कह रहे हैं कि समीना जी ने जो परफॉर्मेंस की है, मतलब अगर ऑस्कर होता ना पाकिस्तान में तो मैं तो कहता आप उनको अभी दे दें। क्या उन्होंने जबरदस्त एक्टिंग की है और फिल्म उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लेके गई और वो बहुत सेटिस्फाइड, उनको पता है कि उन्होंने इतनी जबरदस्त काम किया इसके ऊपर। मुराद भाई, कि इसको आपको पता है कि लव गुरु का बिजनेस बाहर से बहुत आ रहा है, इसको वर्ल्ड वाइड तो अब रिलीज नहीं कर सके, लेकिन अब कब इसको दूसरे ममालिक में रिलीज किया जाएगा, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, उसकी पहली बुनियादी वजह तो ये थी कि चूंकि हम एक नया जॉनर इस्तेमाल कर रहे थे, हमें खुद भी नहीं पता था कि लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी। तो पाकिस्तान में तो चलो डिस्ट्रीब्यूट करना रिलेटिवली आसान है, जरा कम खर्चा होता है, मगर बाहर मुल्कों में हर रीजन का अपना सेंसरशिप का कॉस्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट होता है। तो हमने इतना रिस्क नहीं लेना चाहा कि पहले पता चले कि पाकिस्तानी को पसंद आएगी या नहीं आएगी। और वो तो अब जाहिर है, आप नंबर्स देख रहे हैं कि बहुत लोगों ने पसंद किया है। और बाहर से हमें इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि आप यहाँ हम कब देखेंगे, यहाँ हम कब देखेंगे। तो हम इसके ऊपर बहुत ही गर्मजोशी से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ दिन में हम न्यूज रिलीज करेंगे कि ये कब बाहर आएगी। और इंशाल्लाह हम हर रीजन में लेके आएंगे, दुबई, यूएई में, मिडिल ईस्ट में, यूके, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां पाकिस्तानी डिस्पोरा है, हम वहां वहां इसको हम लेके आएंगे इंशाल्लाह। देखिए, ये नदीम साहब तो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं और जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो हम हमें खुद एक इत्मीनान हो गया कि अब हमारी फिल्म एक सेफ हैंड में है। और फिर उन्होंने हमारी रिलेशनशिप करवाई जियो के साथ, और जियो मीडिया ने हमारा इतना हेल्प किया, इतनी हेल्प की कि हमारी जो आवाज़ थी वो उभर आई और बाहर निकली, लोगों को पता चला कि एक दीमक भी फिल्म आ रही है और उसके अंदर क्या होने वाला है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नदीम साहब का भी और जियो का भी कि उन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप की और हमारी फिल्म को मौका दिया कि लोग आए और देखें। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अच्छे और मजबूत प्लेयर्स के साथ आए। और ठीक है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मगर जितना आप अच्छे पार्टनर के साथ काम करेंगे उतना आपको बेहतर नतीजा भी मिलेगा। तो क्या आपने सिर्फ आयशा मुजफ्फर के ऊपर डिपेंड किया या कोई और लोग भी थे? नहीं नहीं, ये पूरा प्रोसेस था। शुरू में तो हमने जब आयशा से बात की थी, क्योंकि वो एक मास्टर हैं हॉरर जॉनर की, तो हमने कहा आप कहानी लिखें। उसके बाद फिर हम स्क्रिप्ट डॉक्टर्स होते हैं जो कि कहानी को स्क्रीन प्ले में तब्दील करते हैं ताकि वो बहुत स्मूथ फ्लो करे, ड्रैग ना हो, कोई चीज कोई चीज बार बार दोहराई नहीं जाए। तो इंडस्ट्री के दो स्क्रिप्ट डॉक्टर्स हैं, एक का नाम है सईद नबील और दूसरे का नाम है शाहिद निजामी। हमने उनसे हेल्प ली और ये पूरा प्रोसेस अच्छा। 3 4 5 महीने तक चलता रहा, जब तक हमारे पास स्क्रीन प्ले प्रॉपर आ नहीं गया। और इसी इनसे में फिर नाम भी दीमक का आ गया। तो ये बहुत क्रिएटिव थॉट प्रोसेस था, हमने सीधा सीधा कहानी से स्क्रिप्ट पे नहीं आ गए। ये जहन लेके गया
कि हॉरर में आप हॉरर वाला जो एलिमेंट है उसको ज्यादा इस फिल्म के अंदर रखा गया होगा, लेकिन कहीं कहीं फील होता है जिस तरह फैमिली ड्रामा, वो सास अपनी बहू के हवाले से, बेटा अपनी माँ को लेके बड़ा पोसेसिव, तो वो जरा ज्यादा हमें डोमिनेट करता हुआ लगा। और बच्चे भी वहां पे जो थे वो शायद डरने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो शायद उससे डर नहीं रहे थे। देखिए नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसे आपने जो बात की वो 4:30 बजे वाली शो की, जब आपने अपने शो पे वो बात की तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए कि क्या बात है कि फैमिलीज आ रही हैं और सिनेमा घर चकाचक भरा हुआ है। तो मतलब जो मैं चाहता था पाकिस्तान के सिनेमा के लिए वो हो रहा है। राइट, तो मैं बहुत खुश हुआ कि फैमिलीज आ रही हैं। अब जैसे कुछ दिन पहले, मतलब आज ही की बात है, एक वीडियो देखी, एक एक बहू थी, वो अपने सास को सिनेमा घर लेके जा रही है बर्थडे प्रेजेंट के लिए। और वो कह रही थी कि मैं लास्ट टाइम सिनेमा गई थी जब कोई चूड़ियां फिल्म लगी थी और उसके बाद मैं आज जा रही हूँ। तो मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया कि देखिए मैंने कितनी सालों बाद किसी को सिनेमा लेके लेके गया, और तो बहुत खुशी की बात है। रहा ये जो ये हॉरर की बात है, मेरे ख्याल से ये हॉरर तो है अपनी जगह पे, मगर ये साथ साथ ये, इसको अगर आप कैटेगरी कहते हैं साइकोलॉजिकल थ्रिलर समझें इसको, ये ज्यादा मेरे ख्याल से इसके लिए मबनी होता है। तो अगर हम उसको इस फ्रेम में देखें तो ये ज्यादा प्रॉपर बनता है। और आपने आबिद साहब की बात की, आई थिंक आपके शो पे कुछ दिन पहले आए थे, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे हमारी मूवी को 1 स्टार भी दिया था। और फिर ये भी कहा था कि वो सॉफ्ट हॉरर है, पर शायद वो किसी और फिल्म की के इस तरफ इशारा कर रहे थे। मुझे पर्सनली जरा अफसोस हुआ कि इन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल की। मतलब हो सकता है कि वो सॉफ्ट नहीं, वो हार्डकोर पसंद करते हैं, इसलिए उनको लुत्फ नहीं आया। मगर तनकीद अपनी जगह, मैं बिल्कुल तनकीद देता हूँ। हम चाहते हैं कि हम अपनी फिल्म को और बेहतर करें अगली बार। मगर मेरे ख्याल से पाकिस्तानी फिल्म मेकर को दूसरे फिल्म मेकर की मेहनत को नाशाइस्ता लफ्ज नहीं करने चाहिए। हमें एक दूसरे को उभारना चाहिए, गिराना नहीं। एक कहावत है ना कि बड़ी लहर से सारी किश्तियां ऊपर होती हैं। तो फिल्म अच्छी हो या बुरी हो, और ये अवाम का फैसला है, फिल्म मेकर्स के नहीं। इसी तरह सिनेमा जाने वाले लोग बार बार लिखने आए और हाउसफुल देखें, तो इससे बेहतर रिव्यू हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर दाद हो ही नहीं सकती कि आपको हाउसफुल मिले। तो मेरा बस ये मकसद है कहने का। जो है इस फिल्म को जिस जिस तरह आपने बताया कि इसमें साइकोलॉजिकल भी वो थे, लेकिन देखने वाले जो बच्चे आए थे या जितने लोगों से मैंने सुना वो ये देखने आए थे कि हॉरर फिल्म, मतलब उनके शायद ये नहीं था जहन में कि इसके अंदर और चीजें भी होंगी। और चीजें को मतलब फैमिली ड्रामा, साइकोलॉजिकल जिस तो आई थिंक इसके पीछे हमारी जो सोच ये थी कि हम हॉरर भी रखें और जो हमारा अपना कल्चर है उसको भी सामने लाएं। अब जैसे पाकिस्तान में और हॉरर फिल्में चलती हैं, इंडोनेशिया की और टर्की की, वो ठीक है अपनी जगह पे, ठीक है, हॉलीवुड की भी होती हैं। मगर हमारे अपने फोकलोर में इतनी कहानियां होती हैं कि वो घर में सन्नाटा है और वो खाली घर है तो उसमें जिन है और भूत है और आसेब है। हम ये कहानी को नहीं ला सकते। और अगर साथ साथ जो हमारे जो कल्चरल की चीजें हैं जो हमारे यहाँ होती हैं उसकी भी इकासी भी करें, तो उससे ये होता है कि जरा लगता है कि वाकई ये जो स्टोरी है वो रियल है, वो फेक नहीं है। तो ये सबको अगर हम मिला के करें तो ये हमारी सोच थी कि जरा थोड़ा हॉरर भी हो जाए, असलियत भी हो जाए, और जो हमारा कल्चर है वो भी सामने आ जाए, जन्नत वाला। मैं कह रहा हूँ कि जब मुराद भाई आपकी वालदा का इंतकाल हुआ, वो अल्लाह को प्यारी हुई, तो आपकी एज क्या थी? और उस वक्त क्या, यकीनन आप बेटे से ये पूछना कि क्या फीलिंग थी, लेकिन बेटा भी 14 साल का था, इस वजह से पूछ रहा हूँ। और उसके बाद की लाइफ जो बगैर माँ के, क्या फर्क था? देखिए मेरी उम्र 14 साल की थी जब मेरी वालदा की क्रैश में हादसा हो गया था। तो जाहिर सी बात है दुनिया बदल गई थी। मैं वो सिंगल पेरेंट थी तो वो अकेले मुझे रेस कर रही थी। तो जब आपका जो वाहिद पेरेंट है वो चला जाता है तो बहुत मुश्किलात सामने होती हैं। मगर ये खुशकिस्मती की बात थी कि उनके जो लातादाद दोस्त और उनके जो फैन दुनिया में थे, सब ने बड़ी मदद की। एक कहावत है कि विलेज बच्चे को कलेक्टिवली बड़ा करता है, तो वही हुआ कि इन सब ने मिल के मुझे बड़ा किया। मेरी नानी, खाला, उनकी दादा जो मेरी अम्मी की दोस्तें थी। और फिर और भी काफ़ी मुश्किलात आसान हुई, जैसे कि एक बेनज़ीर भुट्टो ने एक वजीफ़ा दे दिया कि मेरे घर के खर्चे ज़रा पूरे हो जाएं। फिर जिस स्कूल में मैं जाता था इस्लामाबाद में, फ्रोबेल्स, उन्होंने उसने ट्यूशन माफ़ कर दी। फिर लम्स यूनिवर्सिटी में मैं गया, उसने ट्यूशन माफ़ कर दी। जहाँ जहाँ मुश्किलात हुई वो हल हो गई, और दरवाजे जो बंद होते थे वो खुद ब खुद खुल गए अम्मी के नाम से। तो मेरे लिए समझे ये एक मुल्क की तरफ से कर्जा था जो कि मैंने सोचा था कि कभी निभाऊंगा। और ये ऐसा कर्जा है जो पैसों से नहीं, किसी काम से ही वापस हो सकता है।
तो जब मैं अपने पाँव पे खड़ा हो गया, बाहर सेटल हो गया, तो मैंने सोचा कि किस तरह अपने मुल्क को वापस कुछ दूं, कॉज वतन की मोहब्बत तो जाती नहीं है। अब चूंकि मेरी माँ का ताल्लुक फनून अदब से है, तो मैंने सोचा इसी फील्ड में कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करूं जिससे मुल्क का भी फायदा हो। और ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको हेल्प चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसी इंडस्ट्री में थोड़ा इन्वेस्ट करूं और इसको वापस लाऊं, और वैसे ही इसकी अच्छा, बहाली पे काम हो रहा है, शुक्र तो इस पे आसन, काम। क्या आपके जहन में कहीं है कि वालदा को लेके, वालदा के जो किरदार था उनको लेके, उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी, एक बायोपिक उनकी लाइफ के ऊपर बननी चाहिए, आप करेंगे इस तरह की कोशिश? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब अभी तो मैंने पहला कदम रखा है और अब इस मैदान में मैं आ गया हूं। तो इसमें तो सिर्फ बायोपिक नहीं, मेरे पास और भी बहुत आइडियाज हैं करने के लिए, बिकॉज हौसला अफजाई हुई कि मैंने एक फिल्म बनाई और लोगों को पसंद आई। तो बहुत लोगों ने कहा है कि अपनी माँ की बायोपिक बनाओ, तो डेफिनेटली वो करना है। फिर अब लोग कह रहे हैं कि दीमक टू के ऊपर बात करो, तो वो भी सोच रहे हैं थोड़ा बहुत। मगर उसके अलावा एक और भी मेरे जहन में एक फिल्म का है आइडिया, जो कि पाकिस्तान को और उजागर करे, पाकिस्तानी हिस्ट्री के बारे में, पाकिस्तानी कल्चर के बारे में। उसमें रोमांस भी हो सकता है, एक्शन भी हो सकता है। सिर्फ हॉरर बनाने नहीं आया हूँ मैं, हर तरह की जॉनरे को मैं एक्सप्लोर करने आऊंगा। तो बस आप देखते रहिए इंशाल्लाह मैं और क्या क्या सामने लाता हूँ आपके लिए, और उम्मीद है कि लोग पसंद भी करें। मुराद भाई, आपने टाइम निकाला हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। और उससे बढ़ के बात यह है कि आपने खुद हमारे चैनल के नीचे कमेंट भी किया, बड़ी खुशी हुई थी कि आपने चैनल को फॉलो भी किया। तो हमारा नाजरीन, आपने मुराद साहब की बात सुनी, नए प्रोड्यूसर हैं और इस तरह के प्रोड्यूसर्स की जरूरत है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को, जो कि इरादा जल्दी फिल्म बनाएंगे। हम उनसे उम्मीद करते हैं क्वालिटी वाली फिल्म, लेकिन बहुत ज्यादा गैप के साथ ही बनाएंगे, 3-4 साल के गैप के साथ। हमारी दुआ है कि हर साल इनकी फिल्म आए। तो बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने टाइम निकाला। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।